हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। भारत रणनीति, शासन और विकास, वैश्विक शक्ति संतुलन से लेकर घरेलू नीति तक एक व्यापक विश्लेषण का अवलोकन करने वाले हैं हम आज के सेशन में। आप ये वाला क्षेत्र देख ही रहे हैं कितना अनस्टेबल हो चुका है इस वक्त ये। उसी को फिर से अभी हम डिस्कशन का मुद्दा बनाने वाले हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन में कुछ बदलाव हुए हैं, नए गठबंधनों की तैयारी है, लोग नए गठबंधनों की तरफ झुक रहे हैं, कुछ झुकाव आ रहे हैं उनके कि अब जो पुरानी जो दो ध्रुवी व्यवस्था थी उससे बदल कर अब वर्ल्ड बहुध्रुवी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका होगी ये डिसाइड करेंगे आने वाले कुछ हफ्ते। कैसे ये बात कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि हमारे यहाँ जिस तरह से अभी जो अरब सागर में जिस तरह का संकट उत्पन्न हुआ है, उस संकट को देखते हुए हम आपको बता सकते हैं कि भारत इस क्षेत्र का अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने आप को घोषित करता है। अगर भारत इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है तो ज़रूरत है इस वक्त भारत को सच में सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को निर्वहन करना। आपको बताएं कि भारत ने अपने 10 से 15 नौसैनिक विमान जो हैं, सैन्य विमान जिसमें डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं, उनको इस क्षेत्र में उतार दिया है। सबसे पहले बताएं कि वैश्विक व्यापार का लगभग 15% इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसी स्वेज नहर और अरब सागर के क्षेत्र से होकर लगभग 15% वैश्विक व्यापार होता है, जबकि कंटेनर ट्रैफिक का 30% स्वेज नहर से गुजरता है। हूती हमलों के कारण जहाज़ों को अब जो यूरोप से जहाज आया करते थे उनको, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, अब यूरोप से आने वाले जहाज़ों को जो पहले ये रास्ता पकड़ कर आया करते थे भारत के लिए, अब उनको ये वाला रास्ता फॉलो करना पड़ रहा है, यानी केप ऑफ गुड होप से। ये वाला जो रास्ता था आप इसको देख पाएंगे, इस रास्ते से भारत आ जाया करते थे, अभी उनको ये रास्ता अपनाकर भारत आना पड़ रहा है। इन दोनों प्रक्रियाओं में लगभग इन दोनों प्रक्रियाओं में लगभग 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ जाता है यहाँ से और यहाँ के क्रम में। दूसरा, जो व्यापार की लागत है वो 150 से 200% तक की उसमें वृद्धि देखी जा रही है, यानी जो तेल की कीमत आती है, जो इसको लाने का यहाँ खर्च लगता है, 150 से 200% का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है कंपनियों को या फिर समुद्री जहाज़ों को यहाँ आने के लिए। इसी क्रम में भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है। एक इनिशिएटिव लेते हुए भारत ने अपने 10-12 युद्धपोतों को तैनात किया है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, IFC IOR के बारे में जान लीजिए आप, महत्वपूर्ण है। IFC IOR ये एक संगठन है जिसे भारत ने 2018 में गुरुग्राम हरियाणा में बनाया और इसमें इनवाइट किया विभिन्न राष्ट्रों को। अच्छा बताएं, इसको भारत को बनाने का कारण क्या है? भारत अपने आप को इस क्षेत्र का, इस मतलब हिंद महासागर क्षेत्र का ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बताता है कि हम इस क्षेत्र में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। जो अब रीजनल पावर पहले हुआ करता था वो अपने आप को ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बता रहा है। यह अमेरिका के प्रॉस्पेरिटी गार्डियन गठबंधन का हिस्सा न होकर भी अपनी स्वतंत्र सुरक्षा नीति चला रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका पहले से ही प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नामक एक गठबंधन बना कर रखा है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह के महत्वपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र हैं, मजबूत राष्ट्र हैं। इन लोगों ने यहाँ पर अपना ये प्रॉस्पेरिटी गार्डियन संगठन बना कर रखा है, क्योंकि इनको डर है कि हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले या मिसाइल हमलों का ये इनके जहाज़ शिकार हो सकते हैं। इसी क्रम में भारत ने भी इस IFC IOR के माध्यम से इस क्षेत्र में एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, वो एक रियल टाइम में अपने साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और जैसे ही भारत को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, भारत तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को निर्वहित करता है। नौसैनिक विस्तार, ORF, यानी जो ORF का विश्लेषण है वो कहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में नौसैनिक उपस्थिति मजबूत कर रहा है, रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित कर रहा है अपनी। इसके पीछे जो कारण हैं उनकी बात करेंगे तो जो आपने देखा, आपने जो पिछले 1.5 हफ्तों 2 हफ्तों में जो युद्ध की स्थिति देखी है, तो आपको पता है कल के हमलों में इजराइल ने ईरान के एक तेल डिपो को निशाना बनाया।
तेल डिपो निशाना बनते ही धू धू कर जलने लगा और ईरान में इस वक्त तेल की बारिश हो रही है। कुछ विश्लेषण आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, बीबीसी की रिपोर्ट्स आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर तेल की बारिश हो रही है, क्योंकि तेल डिपो से जब तेल जलकर ऊपर की तरफ जा रहा है संघनन के बाद, वो क्योंकि ऊपर भारी हो जा रहा है तो फिर नीचे की तरफ गिर रहा है बारिश की रूप में, और वो बारिश के रूप में मोटे मोटे तेल के जट्ठे ऐसे गिर रहा है जो फ्लेमेबल भी हैं, यानी जरूर अगर उनको आग का साथ मिला तो वहाँ आग भी लग सकती है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसराइल और अमेरिका का उद्देश्य भी यही था कि इन्होंने हम आपको आपके साथ कल के सेशन में हम आपको बताया था कि कुर्द फोर्सेस का प्रयोग करते हुए, कुर्द फोर्सेस को आगे रखते हुए, ढाल बनाते हुए अमेरिका ईरान में पुश करने की तैयारी में है, ईरान में पेनिट्रेट करने की तैयारी में है। इस पेनिट्रेशन में इनका जो अमेरिका का अभी जो रणनीति है वो ये होने वाली है कि आगे ये कुर्द फोर्सेस को रखेंगे जो नोज़ बनेंगे पेनिट्रेशन की, और अमेरिकी फोर्सेस इनके सुरक्षा घेरे में आगे की तरफ बढ़ेंगी। अगर अटैक होता है तो इनका नुकसान होगा और अमेरिकी फोर्सेस सुरक्षित रह जाएंगी। और साथ ही कुर्द फोर्सेस के इन लड़ाकों को इस क्षेत्र की विविधता के, इस क्षेत्र की भौगोलिक रणनीति की जानकारी है। ईरान की भौगोलिक रणनीति, भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि उस पर आसानी से विजय प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। इस क्रम में अमेरिका क्योंकि पेनिट्रेट करने की सोच रहा है, ऐसे में वो पहले ईरान के ऐसी स्ट्रेटजिक चीज़ों को निशाना बना रहा है, जैसे तेल को निशाना बनाकर वो फौज को लंगड़ा कर देगा। फौज मूवमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व जब आपके पास नहीं होता तो आपकी सेना की गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, सेना के हेलीकॉप्टर कैसे चलेंगे, सेना के जहाज़ कैसे चल पाएंगे। साथ ही जब आम लोगों को इससे दिक्कत होगी, दिक्कत दो प्रकार से आप देख सकते हैं। एक तो उनको पर्यावरण की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेना तकलीफ हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, लोग मर रहे हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही जब उन्हें भी ऊर्जा की आपूर्ति बाधित होगी, उन्हें अस्पताल जाने में दिक्कत होगी, उनके मूवमेंट में दिक्कत होगी, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के विरुद्ध आएंगे। ईरान और इसराइल की माफ़ कीजिएगा, इसराइल और अमेरिका की यही नीति है कि लोग जब सड़कों पर आएँ उस वक्त हम आगे बढ़ें और रिजीम परिवर्तन जो हमारा उद्देश्य था उसको हम फुलफिल कर पाएँ। हालांकि चीन के एक प्रोफेसर जिनकी बताया जा रहा है कि पहले दो भविष्यवाणियां सही हो चुकी हैं। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, दूसरी भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप बहुत जल्दी ईरान पर हमला करेंगे। उन्होंने एक तीसरी भविष्यवाणी भी की है कि ट्रंप ईरान को नहीं जीत सकेंगे। अगर ये सच होता है तो ये अमेरिका के लिए आखिरी युद्ध होगा, जब पूरे विश्व में, खैर पूरे विश्व कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी जो यूरोपीय कंट्रीज़ ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने थोड़ा बहुत साथ अमेरिका का दिया है, वो ये आखिरी लड़ाई है जब वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। सब अपना अलग रास्ता खोज रहे हैं, अलग पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, अलग दोस्त बनाना चाह रहे हैं, अलग आपूर्ति संगठन बनाना चाह रहे हैं, जबकि वो अपनी डिपेंडेंसी छोड़ना चाह रहे हैं। सीखा है उन्होंने, इस युद्ध से सीखा है। जिस तरह से अरब कंट्रीज़ जो अमेरिका के पिछलग्गू थे, अमेरिका की बातें मानकर वो केवल अय्याशी में अपना जीवन बिता रहे थे, उनके ऊपर जब हमला होता है तो अमेरिका सबसे पहले पीछे हटता है। अब अरब कंट्रीज़, क्योंकि अमेरिका है बाजार किसका, रक्षा उद्योग का, तो अब अमेरिका ने मैसेज दे दिया है, हार कर भी जीतेगा वो, ये भी समझिए आप, क्योंकि अगर युद्ध हारता भी है, खैर हारेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी, उसके हथियारों की क्रेडिबिलिटी गिरेगी जो गिर रही है। किस तरह से उसके 2-2 मिलियन के हथियारों को छोटे छोटे जो शाहीन ड्रोन हैं, जो इनके कामिकाजी ड्रोन हैं, वो मार के गिरा दे रहे हैं। कामिकाजी ड्रोन की बात आ गई तो आपको कामिकाजी ड्रोन के बारे में बता दें, इनका नाम कामिकाजी क्यों है। ये जो कामिकाजी शाही ड्रोन है, इसी तरह भारत का भी शेषनाग कामिकाजी ड्रोन है। कामिकाजी नाम इसलिए है क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त आपको याद होगा, जापानी जो फाइटर होते थे वो अपने सर पर एक कफन बांधते थे और जहाज़ को ले जाकर सीधा किसी नौसैनिक जहाज़ पर या किसी ऐसे अड्डे पर गिरा देते थे, किसी तेल डिपो पर गिरा देते थे जहाँ पर भयंकर विध्वंस होता था। तो वो जो फाइटर होते थे उनको कामिकाजी कहा जाता था, क्योंकि वो अपने आप को नष्ट कर लिया करते थे। एक तरह से करिए कि बम अपने ऊपर बांध कर हमला कर देते थे, अपने आप को खत्म कर लेते थे दुश्मन को खत्म करने के लिए। उन्हीं के नाम पर इन ड्रोन का नाम कामिकाजी रखा गया, क्योंकि ये ड्रोन भी हवा में उड़ते हुए जाते हैं और दुश्मन के ऊपर गिर के अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, साथ ही दुश्मन को भी नष्ट कर देते हैं। तो ये भी करंट अफेयर का एक मुद्दा है, इसको ध्यान रखिएगा। कामिकाजी ड्रोन द्वितीय विश्व युद्ध से प्रेरित है, जहाँ पर जापानीज लड़ाके कामिकाजी के नाम से जाने जाते थे, जो सर पर कफन बांध कर जाकर हमला करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं नौसैनिक विस्तार की। हमने बात कर ली आपसे। भारत EU बढ़ती साझेदारी। भारत और यूरोपीय यूनियन अब केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो रणनीतिक साझेदार की तरफ भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं कि अब हमें रणनीतिक रूप से भी साझेदारी एक साथ करनी है, क्योंकि यूरोप ने अभी ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्टैंड देखा। यूरोप ने
अमेरिका का स्टैंड देखा कि अभी अभी हाल की खबर है, 2 दिन पहले स्पेन को अमेरिका ने हड़का दिया, कहा कि हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे। हालांकि पूरा यूरोपीय यूनियन एक साथ आया और अब ट्रंप को वहाँ पर दबना पड़ गया। तो ट्रंप को भी विभिन्न राष्ट्रों का जब सहयोग नहीं मिल पा रहा है इस वक्त, उनको भी अपनी वैश्विक स्थिति को सुचारू रूप से चलाना है, इसलिए अब उनका भी मूव देखने लायक होगा कि वो किस तरह के चाल चलते हैं, किस तरह का मूवमेंट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार सुरक्षा समझौतों पर बातचीत में तेजी आई है। अब ये केवल व्यापार समझौते नहीं रह गए, बल्कि ये सुरक्षा समझौतों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा भी होगा। भारत की जो अभी हमने आपको रणनीति बताई थी कि वो हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में भी है, वो भी चीन के जो सामर्थ्य है उसको चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। डिजिटल शासन में नई पहल करते हुए सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया के अगले चरण में केंद्र सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो नया पोर्टल है इसका नाम है पीआईबी पुष्टि। सरकारी सूचना ब्यूरो के अनुसार यह पोर्टल नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं में सीधी भागीदारी के लिए आमंत्रित करता है कि आप सीधी भागीदारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में प्रमुख विधायी एजेंडा अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक। नए नियमों से शहरी निकायों की जवाबदेही बढ़ेगी और कचरा प्रबंधन तंत्र में सुधार होगा। कुछ नए नियम लाए जा रहे हैं जिससे जो स्थानीय संगठन है, स्थानीय शासन है, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकेगा। पीएम कुसुम विस्तार। किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 3 चरणों में योजना लागू होती है, 3 तरह से लागू, 3 कंपोनेंट हैं, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। 2019 में इस योजना को लाया जाता है। कंपोनेंट ए में ऐसे बंजर क्षेत्रों को काउंट किया जाता है जहाँ पर खेती नहीं होती, बंजर भूमि है, वहाँ पर 500 मेगावाट से 2 गीगावाट तक की एनर्जी उत्पादन के लिए एक सोलर ग्रिड लगाई जाती है, जिसमें किसान जो बिजली उत्पादित होती है उसको सीधा डिस्कॉम को भी भेज सकते हैं। इसके सिवा जो कंपोनेंट बी है उसमें स्टैंड एलोन के नाम से इसको जाना जाता है। स्टैंड एलोन का मतलब यहाँ पर सोलर पंप सीधे लगाए जाते हैं, जिससे किसान केवल सोलर पंप के माध्यम से अपनी खेती को कर सकता है, अपने पानी को भर सकता है। इसी तरह जो सी है वो पूरे एक विशेष क्षेत्र में डिस्कॉम को एनर्जी बेचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आपको बताएं कि ये जो कुसुम योजना है इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि रात में किसानों को उसके लिए खेतों की तरफ ना भागना पड़े, बल्कि दिन में ही वो खेतों को भर लें। इसके पीछे 2 तरह के उद्देश्य हैं। एक तो उनकी व्यवस्था कि वो सुनिश्चित रहें, सुरक्षित रहें, रात में ना निकलना पड़े। दूसरा ये कि रात में कई बार अतिशय पानी भरने से पानी का जल दोहन अधिक होता है, वो भी इसका एक उद्देश्य है। ये भी कभी आपसे पॉइंट बनाकर पूछ सकते हैं कि क्या कुसुम योजना का उद्देश्य जल दोहन को नियंत्रित करना है, तो आप जनरली जब रीजनिंग लगाएंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे जल दोहन से क्या मतलब है। क्या कुसुम योजना से जल नहीं निकलेगा धरती से? कुसुम योजना से भी धरती से जल निकलेगा, लेकिन दिन के समय निकलेगा। तो जनरली लोग दिन के समय जगते रहते हैं, मूवमेंट में होते हैं, तो वो देख कर चीज़ों कर लेते हैं, जबकि रात को जनरली लोग ऑन करके रख देते हैं और 6-7 घंटे जब भी होता है, जब नींद उनकी खुलती है तो वो उसको बंद करते हैं। तो एक असर्शन रीजन में आपसे प्रश्न बन सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था उभरते संकेत। भारत का जो सेवा निर्यात मॉडल है वह ऊंचाई की राह पर है, व्यापार घाटे को कम करने में सहायक होगा। आरबीआई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को व्यवस्थित रखे हुए है, न्यूट्रल स्टेट में अभी रखे हुए है। उत्तर प्रदेश आर्थिक उड़ान। उत्तर प्रदेश का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना के सफल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप 20% की वृद्धि दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में।
जेवर एयरपोर्ट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास में लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़े निवेश की प्रबल संभावना दर्ज की गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र के बाद बनने की दौड़ में है। राज्य का निर्यात एक्सपोर्ट जो था वो वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 1.75 लाख करोड़ रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है महाराष्ट्र के बाद। यानी पहली कौन सी है? महाराष्ट्र है। भारत का राजकोषीय घाटा जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में उसका लक्ष्य 5.1% रखा गया था। आरबीआई के जो एमपीसी फ्रेमवर्क हैं उसे 4+-2 के मुद्रास्फीति बैंड पर केंद्रित करना है। उत्तर प्रदेश का मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ है। गंगा एक्सप्रेसवे और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से इसे लैंड लॉक से लैंड लिंक्ड राज्य बना दिया है। ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान रखिएगा, लैंड लॉक्ड से लैंड लिंक्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसरो का एआई नेविगेशन सिस्टम। आगामी चंद्र मिशन के लिए एआई आधारित नेविगेशन सिस्टम का सफल परीक्षण जारी है। इसरो इस पर लगातार काम कर रहा है। इंडिया एआई मिशन स्वदेशी एआई मॉडल की विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय मिशन को नई गति और बजटीय समर्थन मिल पा रहा है। आपको बताएं कि जो ये एआई इथिक है इसमें भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष रहा है। भारत का रुख है एआई फॉर ऑल, न कि एआई फॉर प्रॉफिट। यानी इंडिया जो है वो एआई फॉर ऑल, एआई इथिक्स पे काम कर रहा है, एआई फॉर ऑल पे काम कर रहा है, नॉट एआई फॉर प्रॉफिट। दो बातें हमने आपको बताई, दोनों ध्यान रखिएगा, आपके मेंस के आंसर राइटिंग में महत्वपूर्ण होती हैं। एआई फॉर ऑल न कि एआई फॉर प्रॉफिट। साथ ही जैसे उत्तर प्रदेश अपने आप को लैंड लॉक्ड, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, वो अपने आप को लैंड लॉक्ड स्टेट से लैंड लिंक्ड स्टेट की तरफ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है। हिमालय जल सुरक्षा में मंडराता संकट। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने की दर खतरनाक वृद्धि हुई है, जिससे करोड़ों लोगों की जल आपूर्ति दीर्घकालिक संकट उत्पन्न हो सकता है। ये जो संकट है इसके पीछे एक कारण युद्ध भी है। लगातार होने वाले युद्ध, जब हमारे एरोसोल जो निकलते हैं वो जाकर बर्फ़ पर गिरते हैं, जिससे बर्फ़ का जो है एल्बिडो वो बढ़ जाता है। एल्बिडो बढ़ने से अत्यधिक सूर्य उष्मा का वो संग्रहण करते हैं अपने अंदर, अत्यधिक सूर्य उष्मा को अवशोषित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ़ का तेज़ी से गलन होता है और इस गलन के परिणाम स्वरूप जो बड़ी डिपेंडेंट जनसंख्या है इनके ऊपर, उसके ऊपर आने वाले समय में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं हम आज के सेशन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कल हम सेशन नहीं ले पाएंगे, कल एक ज़रूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं। परसों आपसे हम मिलते हैं। थैंक यू।